सुप्रभात छात्रों। आज मैं गोधुली भाग 1 कक्षा 9 के चतुर्थ पाठ लाल पान की बेगम कहानी पर चर्चा करूंगी। कहानी के कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को औराही हिंगना गांव में हुआ था। औराही हिंगना अररिया जिले में पड़ता है। यह बिहार राज्य का एक जिला है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गढ़बनैली, सिमरबनी, अररिया, फारबिसगंज में हुई तथा माध्यमिक शिक्षा विराटनगर नेपाल के विराटनगर आदर्श उच्च विद्यालय में हुई। रेणु ने 1942 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई। 1950 में नेपाली जनता को राणाशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए वहां की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में उन्होंने सक्रिय योगदान दिया। वे दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्षरत रहे। सत्ता के दमन चक्र के विरोध में उन्होंने पद्मश्री की उपाधि का त्याग कर दिया। 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को उनका देहावसान हो गया। हिंदी कथा साहित्य में जिन कथाकारों ने युगांतर उपस्थित किया है, फणीश्वर नाथ रेणु उनमें से एक हैं। उन्होंने कथा साहित्य के अतिरिक्त संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज आदि विद्याओं को नई ऊंचाई दी। उनके प्रमुख उपन्यास है मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, कलंक मुक्ति, जुलूस, पलटू बाबू रोड। उनके कहानी संग्रह हैं ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, अच्छे आदमी, ऋण जल धन जल, वन तुलसी की गंध, सुरत असुरत पूर्व, नेपाली क्रांति कथा। उनकी अन्य कीर्तियां हैं नेपाली क्रांति कथा रिपोर्टाज है, सुरत असुरत पूर्व संस्मरण है। हिंदी में रेणु का वास्तविक उदय 1954 ईस्वी में प्रकाशित उनके बहुचर्चित उपन्यास मैला आंचल से हुआ। 1954 ईस्वी से बहुत पहले 1936 ईस्वी में ही उनकी पहली कहानी बट बाबा एक साप्ताहिक विश्वामित्र में छप चुकी थी। मैला आंचल ने हिंदी कथा साहित्य में आंचलिकता को एक पारिभाषिक अभिधा दी। उपन्यास और कहानी दोनों कथा रूपों की अपनी मनोरम कलाकृतियों से रेणु ने गांव की धरती का जो चित्र खींचा है वह अमिट छाप छोड़ जाता है। देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं का ध्यान ग्रामोत्थान की ओर गया। रेणु ने अपनी गहरी संवेदना का परिचय देते हुए गांव के संपूर्ण अंतर्विरोधों और अंगराई लेती हुई चेतना को जीवंत कथा रूप दिया। उनके गांव में एक तरफ पुरातन जड़ता और नवीन गत्यात्मकता की टकराहट है, विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों के अंतर्विरोध हैं, बिरादरीवाद की करवाहट है, तो दूसरी तरफ इनके बीच बजती हुई लोक संस्कृति की सहनाई भी है। प्रस्तुत कहानी लाल पान की बेगम ग्रामीण परिवेश की कहानी है। नाच देखने दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के अनेक रंग रेशों को गहरी संवेदना के साथ प्रकट किया है। गांव में लोग बाग किस तरह एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, द्वेष, राग, विराग, आशा, निराशा, हर्ष, विषाद के गहरे आवर्त में बंधे होते हैं, उसकी जीवंत वानगी है लाल पान की बेगम। इस कहानी में चंपिया की माँ कहानी की नायिका है।
चंपिया और बिरजू की माँ, दो बच्चों की माँ होते हुए भी बिल्कुल जवान दिखती है। वह बालों में गरी का तेल डालती है और पूरे गांव में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पूरे गांव में किसी के पास भी एक धुर जमीन नहीं है, लेकिन चंपिया की माँ के पास 2-3 बीघे जमीन है और वह भी अपनी। तो इसके पीछे क्या कहानी है, संघर्ष की क्या कहानी है। चंपिया की माँ शकरकंद उबाल के बैठी हुई है और बहुत दुखी है। वह महीनों पहले से कहती आ रही है कि इस बार वह मेला देखने बैलगाड़ी में चढ़कर जाएगी, लेकिन आज शाम का वक्त हो रहा है, संध्यावाती का समय हो रहा है और बैलगाड़ी का कहीं अता पता नहीं है। पड़ोसिन मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ती है, क्यों बिरजू की माँ नाच नहीं देखने जाएगी क्या? बिरजू की माँ कहती है, बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगहिया हो तब ना बुआ। यह बात मखनी फुआ को चुभ जाती है। वह पानी भरकर लौटती पनभरनियों से बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को, 4 मन पाट का पैसा क्या हुआ है, धरती पर पांव ही नहीं पड़ते, निसाफ करो। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की अली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बैठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर है तो 1000 गारियां मंगनी मिल जाएगी। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो औन पौन कर तैयार हो रही है, रसोई पानी कर रही है। मेरे मुंह आग लगे, क्यों मैं टोकने गई। सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने? बिरजू की माँ ने कहा, नकल करते हुए कहती है कि बिरजू की मैया के आगे नाथ और पीछे पगहिया रहे तब ना। इस बात पर सभी हंसने लगती हैं और उसकी हंसी की आवाज बिरजू की माँ भी सुनती है। बिरजू की माँ भी एक जवाब खोज के रखती है, लेकिन अब गोबर की ढेरी में ढेला कौन फेंके। गांव में एक महिला और है, उसका नाम है जंगी की पतोहू। वह किसी से नहीं डरती है, वह बिरजू की माँ से भी नहीं डरती है और कहती है कि हाँ चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। नहीं जानती, दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक कर जलती है। अब बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भक भक बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की ईर्ष्यालु औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी कि चंपिया के माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाल वाले जूते की छाप घोड़े के टाप की तरह, जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसी पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनाली धान के बोझों को देखकर बैगन का भुर्ता हो जाएगी। चंपिया की माँ के खेत के धान पकने वाले हैं और सोचती है वह कि इस बार धान की फसल देखकर सब औरतें जल उठेंगी। चंपिया गुड़ लाने गई है और
बहुत देर कर रही है। इस बात पर बिरजू की माँ बहुत भन्नाई हुई है कि वह आएगी तब उसको देखेंगे। उसी समय चंपिया घर में गुड़ लेके प्रवेश करती है। बिरजू की माँ उसके बाल पकड़ के खींचती है और उसको कहती है कि जाओ जाके जो है शकरकंद छीलो। और इधर जो है बिरजू को है ना, बिरजू को भेजती है कि एक बगल वाली पड़ोसन उसके यहाँ से ले गई है कढ़ाई, जाओ कढ़ाई लेके आओ। बिरजू कढ़ाई लेने चला जाता है, कढ़ाई लेके आता है, माथे पर उल्टा रख लेता है और चंपिया से कहता है कि देखो इस पर तुम 10 लाठी मारोगी तब भी कुछ नहीं होगा। देख दीदिया मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होगा। अब चंपिया चुपचाप बैठी हुई है, कुछ बोलती नहीं है, जरा सा मुस्कुराती भी नहीं है। बिरजू समझ लेता है कि मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है। अब जो है बिरजू की माँ गुस्सा उतारती है और जो है कहती है कि जाओ चूल्हा में पानी डाल दो और देखो मुझे कोई जगाना मत, मेरा माथा दुख रहा है। सब जो है दिया बाती बंद कर सो जाता है और तभी जो है बिरजू के बाप का प्रवेश होता है। वह बैलगाड़ी लाया है और सबको आवाज देता है, चंपिया को, बिरजू को, कोई कुछ नहीं बोलता है। लेकिन तभी बिरजू को खांसी आने लगती है। तब जो है तब बिरजू उठ जाता है। तब जो है बिरजू के पिताजी भी समझ जाते हैं कि लगता है जो है गुस्सा करके सब सो गया है। उसी समय वह धान की बाली लेके आता है कि यह देखो अपने खेत का है, इसको रख लो। अब बिरजू की माँ का जो गुस्सा है बाली को देखते ही उतर जाता है। वह जो है देखती है बालियों का झब्बा और जो है उसके रोम रोम में धानी रंग उतर जाता है। वह बोलती है 1:30 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी, नाच तो खत्म हो रहा होगा। लेकिन जो है बिरजू के पिताजी समझाते हैं कि नहीं, नाच तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। और पूछते हैं कि शकरकंद का रोटी बन गया। तब जो है उसकी माँ कहती है नहीं। तब जो है वह कहते हैं कि तुम तो जो है टोकरी भर रोटी जो है पलक झापते बना लेती हो, 5 रोटी बनाने में कितना देरी लगेगा। तो उसी समय बिरजू की माँ मखनी फुआ को बुलाती है। मखनी फुआ बरबराती है, हाँ अब फुआ को क्यों गुहारती हो, सारे टोले में बस एक फुआ ही तो बिना नाथ पगहिया वाली है। तब बिरजू की माँ उसको मनाती है कि देखो फुआ उस समय तक बैलगाड़ी नहीं आया था, तब जो है मेरे मुंह से निकल गया था, माफ करो। अब जो है उसको तंबाकू देती है कि तंबाकू लो, है ना। तो मखनी फुआ अंधेरे में टटोल कर अंदाज लगाती है कि तंबाकू कितना है और जो है देखती कि हाँ तंबाकू जो है ना। दिल खोल के जो है बिरजू की माँ दी है, तब वह बहुत खुश हो जाती है। अब जो है बिरजू की माँ मखनी फुआ का जो है मन रखने के लिए पूछती है कि 1 कनवा गुड़ है, आधा डाल दे फुआ। तब जो है फुआ गदगद होकर बोलती है कि अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालोगी। और रोटी बनकर तैयार हो जाती है। चंपिया जो है छीट वाली साड़ी पहनी है। बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बांधने लगा और पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया है।
बिरजू की माँ ने असली रूपा का मंग टीका पहना है और गाड़ी पर बैठ जाती है। गाड़ी पर बहुत जगह है अभी। तभी जो है गाड़ी पहुंचती है जंगी के पिछवाड़े से। तब जो बिरजू की माँ पूछती कि जंगी से पूछो उसकी पतोहू नाच देखने गई है। जंगी के घर से रोने की आवाज आ रही है। तब जो है बिरजू की माँ समझ जाती है कि अभी पतोहू जो है नाच देखने नहीं गई है। वह उसको भी बुला लेती है कि चले आओ, गाड़ी में बहुत जगह है। उसी तरह जो है लरेना की बीवी, राधे की बेटी सुनरी तीनों आ जाती है। तीनों छूट गई थी। तीनों को मेला ले जाने वाला कोई नहीं था। तीनों आ जाती है, गाड़ी में बैठ जाती है। तभी जो है चंपिया की माँ को याद आता है कि चारों को ही, चंपिया को, सुनरी को, जंगी के पतोहू को और लरेना की बीवी को, चारों को जो है बाइस्कोप का गीत आता है। तब जो है कहती है कि चंपिया गाना गाओ, और भूल भी जाएगी तो जो है क्या होगा, बगल में मास्टरनी बैठी ही है। दोनों पतोहू गाना नहीं गाती है, लेकिन चंपिया और सुनील जो है गला साफ करती है और गाना शुरू करती है, चंदा की चांदनी। बिरजू की माँ, उसको लगता है कि जो है बहुत प्यारी बहू है, जंगी की पतोहू जो है बहुत प्यारी बहू है। क्या हुआ जो ये कह दी लाल पान की बेगम, सही बात तो है, इसमें बुरा बात क्या है। ठीक है, हम लाल पान की बेगम ही तो है। सब तरफ जो है गौने की सारी की जगमगाहट है और उसमें सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ ने अपने नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित कर अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मंग टिक्का पर चांद। अब जो है बिरजू की माँ के मन में कोई लालसा नहीं है, अब उसे नींद आ रही है। तो यह कहानी थी कि गांव में किस तरह मेला देखने का उमंग होता है और किस तरह लोग मेल जोल से रहते हैं। अगर गांव में कोई छूट भी जाता है तो पीछे से जाने वाले लोग शामिल होकर चलते हैं, ग्रुप में चलते हैं और किस तरह जो है आनंद लेते हैं सब चीज का। जैसे जो है जब बैलगाड़ी में लरेना की बीवी, जंगी के पतोहू सब बैठती है तो तुरंत चंपिया की माँ 3 रोटी निकालती है शकरकंद का और बोलती है कि लो खाओ, और जो है सिमराहा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। तो इस तरह जो है लोग एक दूसरे का देखभाल भी करते हैं और जलन भी होता है। तो यही जो है इस कहानी का सार है। गांव के परिवेश को दिखाया गया है और गांव में जो प्रचलित शब्द है उसको भी इस कहानी में दिखाया गया है। जैसे टीसन, राकस मतलब राक्षस, ओजन, वजन। तो यह सब जो है देशज शब्द है। टीसन, ओजन, राकस, मूरी, लुक्कर। तो इस तरह आपने लाल पान की बेगम कहानी को सुना। धन्यवाद।